नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत से संबंधों पर फोकस कर रहे ब्रिटेन के नए पीएम सुनक ने विदेश मंत्री को भेजा भारत। पशु तस्करी के मामले में गिरफ्तार अनुव्रत मंडल की जमानत याचिका फिर हुई खारिज। अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने लिया बड़ा फैसला। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित की जाएगी कमेटी। वक्फ बोर्ड को फंड देने पर अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को घेरा, लगाए गंभीर आरोप। अरशद शरीफ की मौत और इमरान खान के आर्मी पर किए जा रहे हमलों को लेकर इफ्तिकार बाबर ने बोला हल्ला। आज की सबसे पहली खबर में बात करेंगे ऋषि सुनक के एक नए कदम की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक ने एक हफ्ते के अंदर ही साफ कर दिया है कि उनकी विदेश नीति में भारत से संबंध पर ज्यादा फोकस रहेगा। ऋषि सुनक ने अपनी सरकार बनने के बाद अपने विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली को भारत दौरे पर भेजा है। वहीं क्लेवर्ली ने भारत के साथ संबंध पर कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, क्या भारत और ब्रिटेन के बीच एक नई दोस्ती है? देखिए, जब 2 दिन पहले हिंदुस्तान में ये जो वामपंथियों का गैंग है, कांग्रेस इकोसिस्टम, इन लोगों ने एक फेक न्यूज़ चला दिया कि भाई ये जो ऋषि सुनक साहब हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति ब्ला ब्ला, बहुत तरह की चीज़ें, फेक न्यूज़। आज उनके कलेजे पे चाकू चल गई। क्यों? क्योंकि ये पहला इस तरह का डिसीजन है जी। कि ऋषि सुनक ने अपने विदेश मंत्री को किसी देश में जाकर उससे रिश्ते कैसे बेहतर करने हैं, इस पे कार्रवाई शुरू की है। अब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड बहुत ही साफ है। भारत एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। भारत एक ऐसा बाजार है। भारत एक विशाल मिडिल क्लास का एक ऐसा मुल्क है कि जिसके साथ दोस्ती तमाम विकसित देशों के लिए एक फायदे का सौदा है। प्रधानमंत्री मोदी इसी चीज को जानते और समझते हैं और काफी लंबी बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक के साथ, और उस दौरान जो बातचीत हुई उसका सार ये निकला कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और इंग्लैंड के बीच किस तरीके से इस पे आगे बढ़ा जाए, उस पे बातचीत हुई। साथ ही साथ आतंकवाद को लेकर वो जो विदेश मंत्री आ रहे हैं, वो आतंकवाद के ऊपर भी अपना एक मीटिंग में शामिल होने वाले हैं कि किस तरीके से आतंकवाद को हटाना है पूरी दुनिया से, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक पेज के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक, और आप ये समझिए कि ऋषि सुनक की जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो अमेरिकन पॉलिसी के साथ किस तरीके से मैच कर रही है। जो बाइडेन को 15 दिन में ही समझ में आ गया। पुतिन साहब ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्या की, बाइडेन सरकार की तरफ से बयान सामने आ गया कि भारत के साथ जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसको और भी बेहतर करने की तैयारी बाइडेन साहब ने शुरू कर दी है। मतलब नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर टिके रहने का फायदा ये होता है कि जब सरकार सिर्फ और सिर्फ देश हित को सामने रखकर फैसले लेती है तो पूरी दुनिया आपके सामने सलाम करती है। पहले पुतिन और अब ऋषि सुनक। ये बात और है कि वो हिंदू हैं या फिर हिंदुस्तानी मूल के हैं, वो कहानी अलग है, लेकिन इन सब चीज़ों का असर विदेश नीति में नहीं होता है। विदेश नीति चलती है 2 मुल्कों के सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर, और हिंदुस्तान इस वक्त ऐसे लोगों के हाथ में है
जो हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहते। जी डॉक्टर साहब, जहां ऋषि सुनक भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर फोकस कर रहे हैं, वहीं बंगाल में अनुव्रत मंडल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गाय तस्करी के मामले में आरोपी टीएमसी के नेता अनुव्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज हो गई। उन्हें फिर से जेल में रहना होगा। अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। आसनसोल अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई को जज के सवालों का सामना करना पड़ा। अनुव्रत के वकील ने आरोप लगाया कि अनुव्रत को राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, क्या जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे? देखिए, ये दोनों ही बातें कैसे हो सकती है। ममता बनर्जी कह रही है कि भाई राजनीतिक जो वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है, आप जानबूझकर विपक्षियों को अलग अलग केसेस में फंसाकर आप जेल के अंदर डाल रहे हो, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, और कोर्ट में इनका बेल पिटीशन रिजेक्ट हो जाता। अब देखिए किस तरह से महाराष्ट्र में सारे लोग चिल्लाते थे, भाई ये जो संजय राउत है इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो मोदी के खिलाफ बोलते हैं, ये नवाब मलिक के खिलाफ कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं, तरह तरह की बातें। लेकिन जब कोर्ट के सामने, अदालत के सामने उनको अपने पक्ष को रखने के लिए कहा जाता है, तब आप जज को कन्विंस नहीं कर पाते, आपकी बेल पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है। चाहे वो कट्टर ईमानदार पार्टी का सत्येंद्र जैन हो या फिर अनुव्रत मंडल। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि किस हिसाब से टीएमसी की सरकार आकंठ डूबी हुई है और बेशर्मी के साथ इस कॉ स्मगलिंग के केस में अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश में जुटी हुई थी। बेल पिटीशन रिजेक्ट होने का मतलब है कि प्राइमा फेसी जज साहब को ये लगा कि इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है और इनको बाहर नहीं छोड़ा जा सकता है। दूसरी बात, दिक्कत ये है कि जो स्मगलिंग का कारोबार, जो कॉ स्मगलिंग हो रहा है, वो ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकली भी बड़ा नुकसानदेह है। रीज़न, इसमें अनुव्रत मंडल के अलावा तमाम लोग जो इसमें इस पूरे स्मगलिंग रैकेट में शामिल हैं, वो सब के सब मुस्लिम हैं। ऐसे वैसे मुस्लिम नहीं, रसूख वाले लोग जो वोट बैंक की राजनीति के मास्टर हैं। इसलिए ममता बनर्जी एक तरफ तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और दूसरी तरफ कि कोई एक्शन अगर ममता बनर्जी बीच राह में ले लेती है या इनको समर्थन नहीं देती है इन तस्करों को, तो इनके हाथ से वोट बैंक खिसकने का भी डर है। तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा सदमा है। जेल अनुव्रत मंडल काट रहे हैं, चिंता ममता बनर्जी की बढ़ रही है। जी डॉक्टर साहब, तीसरी खबर में बात करेंगे गुजरात सरकार के बड़े ऐलान की। गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। गुजरात की बीजेपी सरकार इसके लिए एक कमेटी गठित कर सकती है। गुजरात के गृह मंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। इसके लिए एक कमेटी का गठन करने की योजना है। डॉक्टर साहब, क्या गुजरात चुनाव से पहले एक बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होगा? देखिए, ये इस तरह की बातें उत्तराखंड के चुनाव से पहले चीफ मिनिस्टर धामी ने किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर काम करेंगे, और सरकार बनते ही पहला फैसला एक कमेटी के गठन करने के साथ ये किया गया कि किस तरीके से जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में चीज़ें आती हैं उसमें वो कानून में तब्दीली लाकर जो संविधान में बताया गया है कि देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, किसी को स्पेशल स्टेटस धर्म के आधार पर नहीं मिलना चाहिए, वो काम किया। अब गुजरात के अंदर वही बात की जा रही है। मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा मुद्दा उसके हाथ लगा है कि जिससे केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। क्यों? अब केजरीवाल को स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये जो दिल्ली का श्रवण कुमार है, इस नटवर लाल को देखिए अपने आप क्या क्या बताता है। ये जो दिल्ली का श्रवण कुमार गुजरात में जाकर भगवान कृष्ण का अवतार जो खुद को कहता है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहेगा? यकीन मानिए इसकी घिग्गी बन जाएगी, ये बोल नहीं पाएगा। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो संविधान के तहत
ये ज़रूरी है, अब तक इसे लागू कर दिया जाना चाहिए, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक राजनीति, मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में ये दायित्व पिछली सरकारों ने पूरा नहीं किया, तो ये तो होना ही है। लेकिन जिन लोगों को मुसलमानों का वोट चाहिए वो खुलकर इस चीज़ में सामने नहीं आएंगे। मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि ये खेल ऐसा है जिसमें चित भी बीजेपी जीतेगी, पट भी बीजेपी ही जीतेगी। इसलिए इसे माना जा रहा है कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते ही केजरीवाल का ये जो चुनावी हिंदुत्व है वो एक्सपोज हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, जहां गुजरात में यूसीसी लागू करने की तैयारी चल रही है, वहीं दिल्ली में केजरीवाल नोटों पर मां लक्ष्मी फोटो की मांग को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हल्ला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में मुस्लिम मौलवियों को सालाना 18,000 रुपए दिया जाता है, लेकिन क्या पुजारियों को भी वही 18,000 रुपए देंगे? आप ऐसा क्यों नहीं कर सके? डॉक्टर साहब, नोटों पर मांग को लेकर बुरी तरह फंस गए केजरीवाल। देखिए, केजरीवाल जो है वो दरअसल चतुराई वाली राजनीति करना चाहता है और पूरी दुनिया को ये बेवकूफ़ समझता है कि आप चांदनी चौक में कुछ बोल लो, ओखला में कुछ बोल दो, साउथ एक्सटेंशन में कुछ बोल दो और लोगों को पता नहीं चलेगा। अब केजरीवाल को तो बताना पड़ेगा, आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के अचानक जो आप भक्त बन गए, आप जो खुद को कृष्ण का अवतार बताने लग गए, तो आपसे तो पूछा जाएगा। कल ही आरटीआई आई थी एक, जिससे खुलासा हुआ कि किस तरीके से केजरीवाल ने 102 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिया। वो वीडियो भी सामने आ गया जिसमें केजरीवाल ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को वो दुनिया का सबसे अमीर संगठन बनाना चाहते हैं और इसके लिए दिल्ली सरकार से जो मदद चाहिए मुसलमानों को वो हम करने को तैयार हैं। तो एक साथ तो दो चीज़ें नहीं होंगी। आदर तो आप सेकुलरिज्म का जाप जपिए या फिर हिंदुत्व बनकर हिंदुत्व को लेकर के आप आगे बढ़े। भाई ये तो पूछना लाजमी है। अनुराग ठाकुर ने सही सवाल पूछा है, ऐसा सवाल पूछा है कि जो मीडिया को पूछना चाहिए, लेकिन मीडिया वाले तो पूछेंगे नहीं कि भाई मौलवियों में ऐसी क्या खासियत है कि आप 18,000 रुपये प्रति माह उनको देते हो, पुजारियों को क्यों नहीं देते? जो कृष्ण मंदिर में जो रोज़ पूजा करवाते हैं उनको किस गुनाह की सज़ा आप देते हो कि बगल में मौलवी 18,000 पाए और हिंदू पुजारी को कुछ भी नहीं? तो ये जो विरोधाभास, ये तमाम ये सेकुलरिज्म का धंधा करने वाले इस तरह के नटवर लाल टाइप के जो लीडर होते हैं वो खुद ही फंसते नजर आते हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। आईएसआई चीफ और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिकार बाबर ने अरशद शरीफ की मौत और इमरान खान के आर्मी पर किए जा रहे हमलों को लेकर अपनी बात पत्रकारों के सामने रखी। आईएसआई चीफ ने कहा कि अरशद शरीफ की जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था और केन्या में रहते हुए भी वो आईएसआई के संपर्क में थे। नदीम अंजुम ने पूछा कि अगर आर्मी चीफ गद्दार है तो इमरान खान उनसे छुपकर क्यों मिलते हैं? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कलह की वजह क्या है? देखिए, वहाँ वजह बिल्कुल साफ है। वहाँ कहने को सरकार है, कहने को डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ सब कुछ वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट मतलब आर्मी करती है। आर्मी और आर्मी का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आईएसआई, ये मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के अंदर। बिना उनकी सहमति के न कोई चुनाव जीत सकता है न हार सकता है, बिना उनकी सहमति के कोई प्रधानमंत्री न रह सकता है न बन सकता है। तमाम तरह के ये सारे फैसले, विदेश नीति पाकिस्तान की क्या हो ये सरकार तय नहीं करती, प्रधानमंत्री तय नहीं करता, वो आर्मी तय करती है। तो ये बेसलाइन है। अब इमरान खान को बाहर किया गया तो इमरान खान ने 2 दिन पहले ये कहा कि मैं आर्मी की पोल खोल दूंगा, आईएसआई की पोल खोल दूंगा। हिंदुस्तान में भी सब लोग जंप करके कि भाई बताओ बताओ, पोल खोलो, ये तो पता चले पूरी दुनिया को कि आईएसआई किस तरीके से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आतंकवाद का एक्सपोर्टर है। वो आतंकियों को तैयार करता है और दुनिया भर में हमले करवाता है।
अब चूंकि इमरान खान ने ये बड़ी बड़ी बातें कह दी, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आईएसआई चीफ को सामने आकर के, डीजीपी लेवल के लोगों को सामने आकर के, बाकायदा पूरी की पूरी आर्मी के जो टॉप लीडर्स हैं वो सामने आकर के मीडिया को बता रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई रोल नहीं है। चोर के दाढ़ी में तिनका, सारा काम वहां की आर्मी करती है, और इसलिए इमरान खान का सवालों का जवाब जो है देने के लिए इनको सामने आना पड़ा। इमरान खान क्या कर रहे हैं? तो इमरान खान ये कर रहे हैं कि वो लाहौर से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च पे निकले हुए हैं। 10,000 लोग हैं और 13,000 आर्मी के लोगों को लगा दिया गया है कि इसको कि कहीं ये लोग जो है कहीं उपद्रव ना मचाए। दिक्कत क्या है? इमरान खान सब कुछ जानते हुए भी आर्मी से पंगा ले रहे हैं। इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं, उनके साथ एक अच्छा खासा समर्थन बेस है। पाकिस्तान में बहुत लोग इमरान खान को आखिरी उम्मीद के तौर पे देखते हैं, और इसलिए आर्मी की साख खराब ना हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट की साख खराब ना हो जाए, लोगों की नज़रों में आर्मी के प्रति जो प्रेस्टीज है, जो इज्जत है, वो खत्म हो जाए, इसलिए इसको रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि इमरान खान तो उनकी इज्जत तार तार कर रहा है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने इस तरह का बयान, इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।